हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो यार लास्ट लेक्चर में वो बाइनोमियल एक्सपेंशन पे छोड़ दिया था और कुछ टॉपिक्स थे बाइनोमियल एक्सपेंशन के। मतलब कुछ टॉपिक नहीं, सॉरी, कुछ सवाल थे। और बेसिक मैथ में जैसे क्वाड्रेटिक वगैरह वाली जो चीजें होती हैं, वो चीजें दोबारा से बतानी। थोड़ा ये वाला साइड सूझ गया है, इसको इग्नोर मारना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और माइक वाइक ऑन है आई गेस। हाँ, ऑन है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। हमने ये पढ़ा था। थोड़ी क्वालिटी भी उस वीडियो की खराब थी, इसकी आई वो बेटर होगी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? हमने ये पढ़ा था सर, वन प्लस, अगर मैं बोल दूं एक्स की पावर एन है, जहां पर ये एन वन से बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा तो आप इसको वन प्लस एन एक्स लिख सकते हो मेरे भाई। मैंने कहा ठीक है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन था। और ये जो चीज है ये मैं ऑलरेडी कल आपको करा चुका हूं, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है। मुझे तो कुछ सवाल कराने थे, दो चार और, वो मैं करा देता हूँ क्योंकि मेरे नोट्स में वो सवाल थे और वो मुझे सर ने कराए थे। जैसे एक सवाल ये है, एक सवाल है 1/0.997। कोई बोले इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है और ये दो तीन सवाल जो है ये आपको नोट भी करने हैं। तो मेरे भाई समझ, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 0.997 की पावर -1। ठीक है। ऐसे कर दिया। अब समझना, आप करो क्या, देखो। अगर आप कभी भी तोड़ने में वन माइनस एक्स में तोड़ना है मुझे इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ। देखो, इसको मैंने लिख लिया 1 - 0.003। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये यही मिलेगा। आप चाहो माइनस करके देख लो, तो ये आपको यही मिलेगा। और फिर वन प्लस एक्स की पावर एन। अच्छा, बीच में जरूरी नहीं है प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। जैसे होता है ना वन प्लस एक्स की पावर एन, तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बीच में प्लस हो, बीच में माइनस भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस। ठीक है। और ये -1 ऑलरेडी है। और यहाँ पर -1 इंटू 0.003। अच्छा, अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस बन गया, तो 1 + 0.003। और ये हो जाएगा 1.003। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब समझना, कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत आ रही हो कि ये मैं ऐसे सोच नहीं पा रहा कैसे लिखा जाए। तो इसको सोचने का तरीका देखो, सिंपल है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप देखो, हमें क्या है, हमें जब भी किसी चीज का बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होता है तो हम इसको वन प्लस एक्स की टर्म्स में तोड़ते हैं, यानी कि वन प्लस समथिंग की टर्म्स में तोड़ते हैं। लेकिन वो समथिंग जो है वो, ये जो समथिंग है, ये वन से बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा नंबर दे रखा है 0 पॉइंट समथिंग और इसको मैं तोड़ पा रहा हूँ वन माइनस इसमें, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही क्यों आया। ठीक है। माइक ऑन है। तो यार देखो, इसको समझाने का सिंपल सा तरीका, आप एक काम क्यों नहीं करते? देखो, इसको मुझे तोड़ना है वन वन प्लस समथिंग में। तो एक काम करो, ये जो भी नंबर है ना, इसको वन में से माइनस कर लो। तो जब मैं वन में से 0.997 को माइनस करता हूं, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3। देखो, ये इसको कैरी देगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0.0। तो ये आ गया। तो आप इसको साफ साफ लिख दो, इसकी जगह 1 - 0.003 डायरेक्ट। अगर आप देखो डायरेक्ट दिमाग चला रहे हो तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपने इसको डायरेक्ट सोच पाए कि इसको इसमें कैसे तोड़ा। लेकिन अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, तो कभी भी कुछ हो सकता है ना, कुछ ऐसा ऊटपट आंसर दे दे जिससे हम थोड़े डर जाएं कि यार ये क्या चल रहा है ना। तो उस केस में क्या करो, उस केस में कुछ मत करो, वन माइनस ये कर दो। तो मैंने जैसे ही वन में से 0.997 माइनस किया, तो मेरे सामने ये चीज आ गई। और इस चीज को अब अगर मैं वन में से माइनस करूंगा तो वापस मुझे यही मिल जाएगा। समझ में आया? नोट कर लो, एक काम करो इसे। मैं अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल है हमारे पास। ठीक है। सेम सवाल है, लेकिन मैंने बोल दिया इस बार इसका स्क्वायर है। तो अगर इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी -2। जैसे ही पावर -2 हो जाएगी तो हम बोलेंगे इसको 1 - 0.003, और इस पूरे की पावर हो गई -2।
मैंने कहा ठीक है यार, जैसे इसकी पावर -2 लिख लिया तो 1 माइनस यहाँ पे -2 इंटू 0.003 और ये हो गया हमारे पास, हो गया खत्म सवाल। इसको लिख लो 1 प्लस 0.006, तो ये हो गया 1.006। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, तो इससे ज्यादा सवाल करने भी आई डोंट थिंक इतने जरूरी हैं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा, है ना। मैं 10 सवाल करवा दूंगा, तुम 10 सवाल अपने आप कर लोगे। एक काम करना, होमवर्क एक दे देता हूँ, 1/में 0.005 की पावर -3, इसको सॉल्व करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। डू इट बाय योरसेल्फ, मैं इसका आंसर भी नहीं बताने वाला, नोट कर लो। ठीक है, मिटा दो। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सकता है कोई नीट का बच्चा देखे तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे कल वाली वीडियो में क्वालिटी भले खराब थी, लेकिन क्वांटिटी बहुत बढ़िया थी। अच्छी चीजें पढ़ा दी, कम टाइम में पढ़ा दी, उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगला आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेडिंग मैं सोच रहा हूँ ग्रीन पेन से डालता हूँ, क्योंकि ग्रीन पेन थोड़ा लाइट होता है, तो अब से मैं सोच रहा हूँ ना कुछ डायग्राम वगैरह बनाना होगा, तो उसके लिए ग्रीन पेन यूज करूंगा। भाई खरीदा है तो यूज तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं क्या है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जैसी दिखेगी। ये जनरल तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। अब समझना इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वल टू में जीरो लिख दो। मतलब अगर मैं इक्वल टू में जीरो ना लिखूं और इसको लिख दूं एफ एक्स टू एक्स सपोज, इस तरीके से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इक्वेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम इक्वल टू में जीरो लिख ले। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोले अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ये 10th क्लास का टॉपिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अगर देख, वैसे मैं फॉर्मूला ही बता देता हूं पहले। सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा। सर इसके दो ही रूट क्यों है, इसके 3 4 क्यों नहीं हो सकते। तो मैंने कहा किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही रूट्स होते हैं उस इक्वेशन के। इस हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, याद रखना। यहां मैं लिख देता हूं, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो वही हमारी डिग्री है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगी ये हमारी डिग्री होगी। अब हाईएस्ट पावर 2, इसका मतलब इसके 2 डिग्री है ना, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है ना। तो हाईएस्ट पावर 2 मतलब इसके 2 रूट्स होंगे। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अब समझना, जो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। क्लियर। तो मतलब कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। और यहां पे एक फॉर्मूला आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो कोई आ गया था। तो क्वाड्रेटिक रूट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी मैं कुछ और लिख रहा था। एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो रूट्स हम कैसे निकालते हैं, तो वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर आपको निकालने हैं तो वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो x क्या होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा भी बीटा भी। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। बोले कौन कौन से। एक हो गया हमारे पास -b प्लस √d/2a, एक हो गया -b माइनस √d/2a। बोले अच्छा, अब यहां पे डाउट,
ये डी क्या है, तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ डी के बारे में, यहाँ लिखवा देता हूँ। ये जो डी होता है यहाँ आई गेस दिख रहा है, तो डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट। नाम याद करने नहीं, बस डी पता होना चाहिए। तो डी होता क्या है, कुछ ऑन तो नहीं, हाँ ठीक है। डी होता क्या है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब ये जो चीज है ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई बोले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। कई जगह यहाँ पे के भी लगा रहता है, बट उस के से घबराना नहीं है, वो के कुछ नहीं है, उसको इग्नोर मार सकते हो आप, ठीक है, इसको आप इग्नोर मार सकते हो, ये हमारे काम का नहीं है। बेसिकली फिजिक्स में तो कभी यूज नहीं होगा, और फिजिक्स में तो इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा, वो तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया। इस फॉर्मूले को इग्नोर मार सकते हो, ठीक है, इसको मैं इग्नोर किया, इसको मिटा ही दो सकते, हटाओ इसे। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डी की वैल्यू, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक काम करो, ये सारी चीजें नोट करो, फिर इस पे करते हैं सवाल। एक सवाल करते हैं, जैसे सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर में 0। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट, इसके रूट्स मैंने बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो फॉर्मूला से कहता है उससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। दोनों से बता देता हूँ, सबसे पहले मेथड नंबर 1, और दोनों मेथड हमने बचपन में पढ़ रखे हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, तो मैंने कहा सुन, एक्स स्क्वायर अपनी जगह लिख प्लस 6 अपनी जगह लिख, ये बीच वाली टर्म को दो टुकड़ों में तोड़ दो। अब सवाल आता है कैसे तोड़े, तो मैंने कहा सुनो, जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है तो हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 6 है, तो जब मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 6, और इस 6 के एलसीएम ले लो, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 3। तो अब समझना, ये एक्स स्क्वायर मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके बगल में कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। तो हमें करना क्या होता है, इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स लिखो, जो कि 2 और 3 है, और उनको प्लस करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। क्या बोला मैंने बोला हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और उसके फैक्टर्स लिख लो। और अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब दो ऐसे फैक्टर्स चुनो जिनको प्लस करके 5 है। अगर यहाँ माइनस होता तो दो ऐसे फैक्टर्स चुनते जिनको माइनस करके 5 है, ठीक है, लेकिन माइनस करके तो फिर 5 आ ही नहीं सकता, तो प्लस करके ही आएगा। तो इसका मतलब कि बीच में प्लस होने का मतलब ये है कि इस 6 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स लिख लिया, और प्लस मतलब ये है कि उन फैक्टर्स को प्लस करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ फैक्टर्स क्या क्या है मेरे भाई, फैक्टर्स हैं यहाँ पे 2 और 3। तो क्या 2 और 3 को प्लस करके 5 आता है, बताओ। 2 और 3 को प्लस करके 5 आता है, तो आंसर है हाँ, हाँ बिल्कुल आता है। 2 और 3 को प्लस करके 5 तो आता ही है, तो यहाँ पे वही तो हो रहा है। इसको आप लिख लो 2x और 3x। क्यों x क्यों लगा दिया 2 और 3 के बगल में, क्योंकि यहाँ x था, ठीक है। अगर y होता तो y लगा देते। अच्छा, लेकिन मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे -5 चाहिए, तो इधर भी एक माइनस दे दो, इधर भी एक माइनस दे दो। फिर यहाँ से ये बराबर में 0 चल रहा है, यहाँ से x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो इसको ये बचा x -2, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो ये बचा x -2 बराबर में 0। तो x -3 और x -2 बराबर में 0, तो यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो हैं पहला ये, दूसरा ये, मेथड नंबर 1। अब आते हैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबसे बेस्ट मेथड होता है, लेकिन जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक दे देते इक्वेशन दे देते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा उस केस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। अब मेथड नंबर 2 क्या है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है। सॉरी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो वो कुछ और था, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मेथड 2 रूट्स निकालने का वो फॉर्मूला, ठीक है, रूट्स वाला फॉर्मूला बोल दूंगा मैं उसे। तो वो क्या है, एक्स बराबर, ठीक है, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस बी। अब समझना, हमें पता है क्वाड्रेटिक जो हमने इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला लिखा था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस में
बी एक्स प्लस में सी, जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था, एक्स का बी और ये सी, तो यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, -5 है क्योंकि यहाँ माइनस बी है, और सी की वैल्यू 6 है। अच्छा, तो एक्स क्या था, माइनस बी मतलब माइनस, और बी क्या था, -5, माइनस ऑफ -5। समझ में आ रहे हैं ना? देख, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी था, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो -5 हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो ए की वैल्यू, ये पहला सवाल है तो लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हमारा 1 हो गया, बी की वैल्यू -5 हो गया, सी की वैल्यू 6 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस बी, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। अब d का फॉर्मूला क्या होता था, d का फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए सी, ए हो गया 1, सी हो गया 6, तो ये कितना हो गया हमारे पास, और ए 2a, यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट कर दो, बाकी आप इसको सॉल्व कर लो, आपको यही दोनों रूट्स मिलेंगे। नहीं, इसे सॉल्व करके दिखा दो, अब कुछ लोग बोलेंगे तो मैं कर ही देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया हमारे पास 5 प्लस माइनस 25 और 6 4 जा 24, 25 में से 24 माइनस करोगे 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। कोई बोले कैसे, मैंने कहा पता नहीं, अरे होता है यार, रूट वन तो 1 ही होता है ना यार। तो अब समझना, एक आ गया 5 प्लस 1/2, और एक आ गया 5 माइनस 1/2, तो यार 5 प्लस 1 होता है 6, 6/2 3, 5 में से 1 गया 4, 4/2 2, खत्म सवाल। दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं और ये भी टॉपिक खत्म। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस में 2 बराबर में 0, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, नोट कर लो। अरे जरूरी नहीं है एक्स ही हो, यहाँ टी हो सकता है, जेड हो सकता है, लेकिन याद रखना जो यहाँ पे होगा वेरिएबल वही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो अब जाके हमारा वेक्टर एंड कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, और वेक्टर एंड कैलकुलस काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है अपने आप में। बेसिक मैथ बहुत ही बोरिंग चीज होती है, लेकिन बेसिक मैथ पूरी निपट चुकी है। तो वेक्टर एंड कैलकुलस, ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे, हेडिंग है हमारी वेक्टर एंड कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर एंड कैलकुलस, मैंने कहा ठीक है। सबसे पहली बात यार, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बताओ, कभी ना कभी तो सुना होगा ना यार। तो यार देखो, स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। मतलब मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा और आप भी डेफिनेशन नहीं लिखोगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं लिखवा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नॉट डायरेक्शन। समझे, मतलब स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, कुछ भी क्या दूं एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। हाँ, तुम वैसे माइक ऑन है तो, अरे माइक की चिंता रहती है यार इस चीज में, माइक ऑन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चला रहे हो बाइक, ठीक है, और आपकी मम्मी ने आपको कॉल किया, बोली बेटा कहाँ पे है, तो आपने बोला यहाँ फलानी जगह पे हूँ। बोली अच्छा, बोली स्पीड क्या है गाड़ी की, तो उन्होंने बोला 20 मीटर पर सेकेंड, या स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। वैसे तुम चला तो 50-55 से रहे हो, लेकिन तुम मम्मी से बोल दो मैं 18 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूँ, मतलब बहुत ही स्लोली। एक इंसान मैक्सिमम जिस स्पीड से भागता है ना वो 18 ही है। हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये जनरल नॉलेज वाली बात हो गई कि चिपका दो। तो अगर तुम्हारी मम्मी ने तुमसे पूछा कि तुम बाइक चला रहे हो, तुमने बोला हाँ, उन्होंने बोला किस स्पीड से चला रहे हो, तुमने बोला 18 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूँ, तो ये स्केलर क्वांटिटी तो है।
तुमने ये थोड़ी ना बोला मैं 18 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में चला रहा हूँ, मैं 18 किलोमीटर पर आवर से आपकी खोपड़ी में चला रहा हूँ, नॉर्थ में चला रहा हूँ, वेस्ट में चला रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना बोला। तुमने तो बस ये बोला ना कि मैं 18 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूँ। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करो जो कि है मैग्नीट्यूड, तुम डायरेक्शन के बारे में जिक्र ही ना करो, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया। मतलब स्केलर क्वांटिटी में हम ऐसा बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। बोले अच्छा। अच्छा, और क्या एग्जांपल हो सकता है स्केलर क्वांटिटी का? जैसे जैसे आप लेने गए केला, केला है ना, केला, बनाना, बोले भैया बनाना दे दो। दीदी भी दे सकती है, चलो ठीक है, किसी लड़की के पास गए, केले बेच रही थी, तो तुमने बोला भाई मतलब केले देना, तो उसने बोला 1 दर्जन। मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला 1 दर्जन 50 रुपए किलो है, मतलब 50, 1 दर्जन 50 रुपए का है। तो जब तुम उस लड़की के पास केला लेने गए, उस लड़की ने तुम्हें केला दिया 50 रुपए का 1 दर्जन, तो एक बात बता, तो उससे ये थोड़ी ना बोलेगा मुझे 1 दर्जन केला पश्चिम डायरेक्शन से दो, मतलब हिंदी में उतना नहीं आता मुझे, मतलब तुम ये थोड़ी ना बोलोगे उस लड़की से कि मुझे 1 दर्जन केला ईस्ट से दो, 1 दर्जन केला नॉर्थ से दो, ये तो साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तुम ऐसा थोड़ी ना बोलोगे, वो झापड़ लगेगा, बोलेगी निकल यहाँ से। अबे पागल वागल हो क्या, केला तुम ईस्ट से ले रहे हो, नॉर्थ से ले रहे हो, तुम ये थोड़ी ना बोलोगे ये रहा केला और ये 1 दर्जन केला, ऐसे मुझे 12 पीस दो, लेकिन हाँ ये मुझे ईस्ट से दो। बोले पागल वागल है क्या, अबे 1 दर्जन केला लेना है लेके भाग यहाँ से। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, केला तो केला है, तो बस वही तो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा तुम्हारा मास क्या है, तुमने बोला मेरा मास है 70 kg। मैंने कहा अच्छा, तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे मेरा मास 70 kg नॉर्थ से है, पागल हो क्या, 70 kg नॉर्थ से, ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मैं बोलूं अमरूद के पेड़ से कितने सेब निकाल रहे हो तुम, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसे ही तू बता, 70 kg मास है, तू साले नॉर्थ में खड़ा हो, साउथ में खड़ा हो, या किसी की खोपड़ी पे खड़ा हो, मास तो तेरा यही रहेगा ना। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि ये जो मास है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई बोले डिस्टेंस, जैसे मम्मी वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था वो डिस्टेंस का एग्जांपल था। डिस्टेंस का एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं कि सपोज आप सुबह वॉक पे गए, वॉक पे गए कि यार मैं तो भैया आपसे दौड़ूंगा, और मैंने बोला यार तूने कितना डिस्टेंस चला, तो आपने बोला सर हमने डिस्टेंस चला लेट से 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस चला, तो ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहे हो, डायरेक्शन बता ही नहीं रहे हो। आपने ये बोला ही नहीं कि मैंने 2 मीटर ईस्ट से चला, 2 मीटर साउथ से चला, 2 मीटर नॉर्थ से चला, 2 मीटर वेस्ट से चला, कुछ भी ऐसा नहीं बोला, बस आपने बोला मैं 2 किलोमीटर चला हूं। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। बोले अच्छा, तो अब थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। इसका मतलब कि क्या, इसका मतलब कि मैंने बोला क्या यार जल्दी बता, तो इसका मतलब कि ये हो गया कि मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बोले ठीक है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, स्पीड, वो जो मम्मी वाला एग्जांपल था वो स्पीड का था कि मम्मी ने पूछा बेटा स्पीड क्या है, तूने बोला 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब स्पीड तूने ये थोड़ी ना बोला 18 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नहीं ना। तो इसका मतलब तूने सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दिया, तो मैग्नीट्यूड मतलब कि स्केलर क्वांटिटी। अब ज्यादा मुझे इस पे नहीं पता। अब देखो जैसे जैसे हम फिजिक्स आगे पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे फील आएगी कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, वो एक बार में तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। 24 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ठीक है चलो। बोले वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसे नोट कर लो, ठीक है, और फिर वेक्टर पे बात कर रहे हैं। अरे अभी तो फिजिक्स की शुरुआत है, अभी जब काइनेमेटिक्स में बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे ना, छत से फेंक दिया, किसी खोपड़ी पे चढ़ के किसी को ताड़ रहे हैं, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, बहुत मजा आएगा। जब फिश
वो वाली रेन बोट प्रॉब्लम, छाते वाली समस्याएं, वो सारी चीजें जब करेंगे तब नेक्स्ट लेवल में जाएगा। बट उसके लिए बेस क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की। देख मेरे भाई, चैप्टर का नाम ही है वेक्टर, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेन चीज जो कि है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अच्छा, मुझे एक चीज बतानी थी आपको, मैंने सोचा बता ही देता हूँ। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ ना कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। जैसे जैसे डिस्टेंस आपने कितना चला, 2 किलोमीटर, तो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो बताई ही नहीं मैंने। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी में अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ जोड़ दूं तब ये डिस्टेंस नहीं रहा, तब ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यानी कि अगर मैं इसको हटाऊं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखूं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती। तो यहाँ पे दो क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये यूनिट वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब ये लिखना मत, ये बस ऐसे ही समझ लो कि ये भी कभी ये मत समझना कि यूनिट डायरेक्शन बता रही है। यूनिट कभी डायरेक्शन नहीं बताती। मैंने कहा आलू 2 किलो लिए, तो वो किलो कभी डायरेक्शन नहीं बताएगी। तो ये भी स्केलर में ही कंसीडर होगी, तो बिल्कुल भी इस चीज से कंफ्यूज मत होना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैंने कहा सुन, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि वेक्टर कहलाती है, वो ये होती है सर जिसके पास ना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। वहां स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड ओनली, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये ओबे करती है ये ओबे करती है ये ओबे करती है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। अरे यार ये क्या चीज है, मैंने कहा ये अभी आगे समझा देंगे। देखो, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, और ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करती है। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो मैंने कहा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो भी होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो भी होता है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, घबराओ मत। लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे जब ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब बताऊंगा। अभी बस इस वाले पॉइंट को नोट करके लिख लो, ठीक है, इससे घबराओ मत। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे यार मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, एक बात बता, ठीक है, लॉजिकल बात है कि मान ले तेरे सामने एक ब्लॉक रखा है। मैंने कहा ठीक है, अब इधर से आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, ठीक है, और इधर से आपने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर अगर इस ब्लॉक पे 2 और 4 न्यूटन का फोर्स लगा है तो इफेक्टिवली इस पे फोर्स आगे की ओर लग रहा है क्या, तो इफेक्टिवली ये आगे की ओर मूव करेगा ना। हाँ, और इफेक्टिवली इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये ब्लॉक जो है ना वो यहाँ नहीं रहेगा, ये डिंग 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 आगे जाना मूव करेगा। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, कि अगर मैंने सपोज इस ब्लॉक पे 6 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया है और इधर से भी 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो 6 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, 6 न्यूटन का इधर फोर्स लगा है, दोनों साइड बराबर फोर्स लगे हैं, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव फोर्स यहाँ पे 0 है, 6 न्यूटन का आगे 6 न्यूटन का पीछे, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अरे शक्ल मत देख भाई, ये सवाल दिया है, ट्राई करो इसे। किया। अच्छा ये मत सोचना इस ब्लॉक का मास नहीं होगा, होगा, वो भी आगे लेंगे, उसकी चिंता मत करो। इफेक्टिव फोर्स बताओ यहाँ पे कितना लगा है, तो आप बोलोगे सर देखो 3 न्यूटन 2 न्यूटन, ओवरऑल 5 न्यूटन, इस साइड लग रहा है 5 न्यूटन, इस साइड लग रहा है 7 न्यूटन, तो इफेक्टिव फोर्स इस ब्लॉक पे पीछे की ओर लग रहा है ऊपर 2 न्यूटन का, है ना, माइनस कर दिया ना, 7 में से 5 किया तो इसका मतलब कि ये ब्लॉक इस वाले केस में आगे जा रहा है, इस वाले केस में रेस्ट है, इस वाले केस में पीछे आ रहा है।
तो ये कहानी है यहाँ पे। तो अब समझना, फोर्स किसी डायरेक्शन पे लगता है। कोई बोले फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में लग रहा है। आप ये बोलोगे ना कि सर अगर आप इसको ऐसे समझो, अगर आप इसको ईस्ट बोल दो, इसको वेस्ट बोल दो, इसको नॉर्थ बोल दो, इसको साउथ बोल दो, तो यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की ओर लग रहा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे फोर्स यहाँ पे है बराबर 6 न्यूटन। कोई बोले डायरेक्शन के साथ बताओ, तो मैं बोलूंगा ईस्ट, यानी कि फोर्स एक स्केलर नहीं वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं आगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब इसमें भी मेहनत लगेगी, इसको जरा मिटाने में, नोट करना है कर लो। तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक डायग्राम से, जिसको फिगर भी कह सकते हैं, और एक मैथमेटिकली। तो अब कोई बोले डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा यहां ड्रॉ करना पसंद करूंगा। देख, अगर मैं बोल दूं कोई वेक्टर P है, और उसको रिप्रेजेंट करो, तो वेक्टर ऑलवेज एक एरो से रिप्रेजेंट होता है। वेक्टर ऑलवेज एक एरो से रिप्रेजेंट होता है। इस प्रकार से आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, ये बात है। तो अगर वेक्टर को मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो एरो वाला पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट हो गया और ये इनिशियल पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो यहां से शुरू होकर यहां पे जा रहा है, मतलब वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन ये है। याद रखना, जिस साइड चोंच होगी, इसको मैं चोंच बोल रहा हूं, ठीक है, या फिर हमारे सर ने तो इसको अलग ही तरीके से पढ़ाया था, मूंछ बोल देते हैं सर इसको, मूंछ। तो वेक्टर की मूंछ और वेक्टर की पूंछ, तो मूंछ वाली दिशा वेक्टर की दिशा होगी। बोले अच्छा। अब एक चीज समझिए मेरी बात, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इंग्लिश वाली लाइन है, ठीक है, कि सर ये हो गया वेक्टर की टेल पूंछ, और ये हो गया वेक्टर का हेड मूंछ। तो मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डायग्राम। वेक्टर ऑलवेज कैसे शो किया जाता है, एक एरो के थ्रू शो किया जाता है। अच्छा, अब एक चीज समझ, अगर मैं बोल दूं एक वेक्टर है, फोर्स लग रहा है, लेट से फोर्स वेक्टर ड्रॉ करो 2 न्यूटन का, या ये फोर्स वेक्टर वाली कहानी में यही समझाऊंगा मैथ्स वाले में। तो यार एक चीज समझियो, अगर मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और मुझे उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लेट, मैंने बोल दिया लेट लेट अ फिजिकल क्वांटिटी P, show it in वेक्टर फॉर्म। मैंने कहा एक फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास P है, तो इसको एक वेक्टर फॉर्म में शो करो। ठीक है, तो समझना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पी जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो, अगर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसको वेक्टर की फॉर्म में शो करने को बोल रहा है, अगर बोला कोई भी क्वांटिटी आपको दे दी, ठीक है, बोल दिया एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो करना कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। इसको मैं यहां लिख देता हूं, करना कुछ भी नहीं होता है। अगर उसने बोल दिया सवाल में पी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर की फॉर्म में शो करना है इसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि इस पी को ऐसे लिख दूंगा, बोले अच्छा, और इसकी खोपड़ी पे एक छाता बना दूंगा, छाता नहीं, बेसिकली इस प्रकार से एक एरो बना दूंगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बोलो क्लियर? क्लियर, चलो ठीक है। जैसे जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स का सिंबल लिखो, मैंने कहा एस से लिखते हैं फोर्स को। अरे भाई, ये तो पंगा हो गया। ओके, नीचे दिख नहीं रहा क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे जा भी कौन रहा है। फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है,
फोर्स को ऐसे लिखो, मैंने कहा ठीक है, और इसकी खोपड़ी पे एक एरो बना दो, तो ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर। अब एक बात बताता हूँ, बट उसके लिए पहले आपको इससे नोट करना पड़ेगा। वो जो बात बतानी थी वो मैं सोच रहा हूँ एक सवाल के माध्यम से समझाता हूँ, तो मैं एक सवाल मैंने लिखा था, वो सवाल है रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। सवाल है रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। बोले अच्छा, मैंने कहा सुन मेरे भाई, वेक्टर पी जो है, वेक्टर पी, उसको बोला है 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट, और जो वेक्टर क्यू है, क्यू के ऊपर एरो लगा दिया, तो वो बोल रखा है 40 न्यूटन अलोंग नॉर्थ। तो उसने बोला है रिप्रेजेंट करो इस वेक्टर को। अब ईस्ट और नॉर्थ, इन दोनों डायरेक्शन में इन वेक्टर्स की डायरेक्शन है। मैंने कहा ठीक है, सुन 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 सुन, बहुत सिंपल सवाल है। उसने बोला है रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, ठीक है। पी वेक्टर 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट है, क्यू वेक्टर 40 न्यूटन अलोंग नॉर्थ है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला डायग्राम बना लो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया हमारे पास ईस्ट, ये हो गया हमारे पास वेस्ट, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, ये हो गया हमारे पास साउथ। अब कोई बोले अरे यार पंगा हो रहा है ये तो मेरे साथ। हम्म, दिख रहा है कि तो शिट यार, ये तो रुको मैं इसे सेट करूं। चलो ठीक है, ऐसे ही एडजस्ट करो यार, अब क्या बोलूं, है ना। तो मैं बोल रहा था सबसे पहले ईस्ट नॉर्थ को देखते हुए मैं बनाऊंगा एक डायग्राम। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। अब कोई ये मत पूछना कि हमें कैसे पता यहाँ ईस्ट है। पागल वागल है क्या भाई? कभी जीवन में पढ़ाई नहीं की? नहीं पता तो हो सकता है नहीं की। देखो, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। नहीं, मैं तो इसको ईस्ट बोलूंगा। मैंने कहा तो फिर झापड़ भी पड़ेगा, ये ईस्ट नहीं होगा। रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, दुनिया की सारी किताबों में ऐसे ही लिखा है। अच्छा, ये बात है। मैंने कहा एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट। माइक मेरा ऑन है। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट। तो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बारे में बोला है, वेक्टर पी के बारे में बोला है, वेक्टर पी 20 न्यूटन ईस्ट की ओर है। तो इसका मतलब ईस्ट की ओर वेक्टर पी में बना देता हूं, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर पी हो गया, जो कि 20 न्यूटन है। तो वेक्टर क्यू नॉर्थ की ओर है 40 न्यूटन, तो वेक्टर क्यू को मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे। अब तुम बोलोगे फर्क क्या है? अरे बहुत बड़ा फर्क है, समझना। अगर ये वेक्टर पी है ना, वेक्टर पी 20 न्यूटन का, तो अगर मैं वेक्टर क्यू को बनाऊंगा तो वेक्टर क्यू इस पी का डबल होगा। मतलब क्यों? क्योंकि वेक्टर क्यू 40 न्यूटन का है। दिमाग खराब कर रखा है। तो वेक्टर पी अगर 20 न्यूटन का है तो वेक्टर क्यू 40 न्यूटन का है। अब क्योंकि वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड डबल है तो एरो भी डबल बनाओगे। तो हम ऐसे शो करेंगे, सर देखो ये वेक्टर पी हो गया 20 न्यूटन का, तो वेक्टर क्यू ये हो गया। बोले अच्छा, ठीक है, वो इस वाली लेंथ का डबल है 40 न्यूटन का। इसका मतलब कि अगर कोई वेक्टर 2 न्यूटन का है तो उसका दूसरा भाई, बड़ा भाई, जो वेक्टर 4 न्यूटन का होगा, तो उसकी एरो को भी आप लंबा बना के दिखाओगे। बोले ये बात है? मैंने कहा हाँ भाई यही बात है कि अगर कोई वेक्टर पी है जो कि 2 न्यूटन का है, तो वेक्टर क्यू अगर 4 न्यूटन का है तो उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म। अब हम बात करते हैं एक और सवाल की। ये मैंने एक सवाल लिखा है भाई, सुन। ये जो सवाल है, तुम अपनी किसी भी दोस्त के जो किसी भी बैच में पढ़ता हो दुनिया के, अगर उसमें मतलब उस, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, ये सवाल आपको जरूर दिखेगा। ये सवाल जरूर दिखेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक कराने वाला है। और सिली मिस्टेक इसलिए कराता है क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी है, जो कि लिखी है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और इसका मतलब ही समझ नहीं आता कि भैया ये बोल क्या रहा है। तो आंसर है, ये इंग्लिश की ड्रामेबाजी है, ये इंग्लिश की ड्रामेबाजी है।
ठीक है, तो ये अंग्रेजी है भाई। अब इसको तुम्हें आनी चाहिए, अब नहीं आती तो वो मैं अभी सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वाला सवाल मेरा कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सवाल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, ठीक है। मैंने जितने भी लोगों से पढ़ रखा है भैया, सभी ने ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में जरूर कराया है, और ये सवाल गलतियां बहुत कराता है। तो मेरे भाई ये सवाल है कुछ नहीं, है बेसिकली ये कि वेक्टर पी को रिप्रेजेंट करो जिसका मैग्नीट्यूड आपको 20 न्यूटन दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो वेक्टर पी जो है वो 37 डिग्री पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे यार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला पहले ग्राफ बना लेते हैं। मैंने कहा बना यार, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब समझना, जो वेक्टर पी है ना, वेक्टर पी है ना, मैंने कहा हाँ हाँ, वेक्टर पी, ये वेक्टर पी, वेक्टर पी को मैं ऐसे लिखूं या फिर इन दोनों को, वेक्टर पी को मैं ऐसे लिखूं? तो जो वेक्टर पी है, कोई आ गया था इसमें, तो वेक्टर पी जो है उसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात में। अब देखना यार, मैं टाइम वेस्ट बहुत करता हूँ। तब देख, वेक्टर पी जो है वो 37 डिग्री पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अच्छा मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, ये गलत है। हमने क्या बोला, वेक्टर पी, ये मान लेते हैं वेक्टर पी है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 20 न्यूटन है। हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब होगा सर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री पे, जो कि गलत है, ये है ही नहीं इसका मतलब, ठीक है। हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम कर रहा हो तो उसने भी यही गलती की होगी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इस ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। हमेशा याद रखो, उल्टे से पढ़ा करो। जब भी ईस्ट ऑफ नॉर्थ आए, वेस्ट ऑफ साउथ आए, ईस्ट ऑफ वेस्ट आए, नॉर्थ ऑफ साउथ आए, है ना, कुछ भी आ जाए तो हमेशा पीछे से आगे की ओर पढ़ो। मतलब 37 डिग्री पे है नॉर्थ से ईस्ट की ओर, मतलब ये हो गया कि ये हो गया हमारा वेक्टर पी, जो कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर 37 डिग्री है। हमने पहले क्या गलती की थी, हमने बोला था कि सर ये वेक्टर पी हो गया जो ईस्ट से नॉर्थ की ओर 37 डिग्री है। मतलब ये जो एंगल है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि गलत हो गया। याद रखना, इस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। आपकी घड़ी जिस दिशा में घूमती है ना, वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, और घड़ी के अपोजिट वाली डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बोल रहे हैं कि वेक्टर पी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, जो कि गलत है। इसका मतलब ये होता ही नहीं है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो मैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमूंगा 37 डिग्री। तो यानी कि हम बोलेंगे कि जो वेक्टर पी है, वेक्टर पी है, ये वेक्टर पी जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, पीछे से पढ़ते हैं ना, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अच्छा, एक और सवाल से करा देता हूं। जैसे अगर मैं बोल दूं, क्या अगर मैं बोल दूं, मैंने कहा हाँ यार जल्दी बता क्या बोलना है। मैंने कहा यार सुन, मैंने बोल दिया वेक्टर पी जो है वो 45 डिग्री पे है। मैंने कहा कहां से कहां, तो आप बोल रहे हो 45 डिग्री पे है साउथ टू वेस्ट। अब बता, तो तू क्या बोलेगा, अरे सर कुछ भी नहीं, अब तो समझ गया ना। मैंने कहा हाँ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो वेक्टर पी 45 डिग्री पे है। बोले अच्छा, साउथ टू वेस्ट मतलब वेस्ट से साउथ की ओर, ये वेस्ट है ये साउथ, तो साउथ टू वेस्ट, पीछे से आगे की ओर बढ़ो, पीछे से आगे की ओर बढ़ो, वेस्ट से साउथ की ओर। तो ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा साउथ। तो वेस्ट से साउथ की ओर 45 डिग्री पे बढ़ो और वहां पे इस तरीके से वेक्टर पी को खींच दो। देखो देखो, याद रखना, ये बचपन वाली कहानी खत्म करो कि हम एंगल को ऐसे दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, ऐसे। मैं रैपते पढ़ेंगे भाई, अब बड़ी क्लास में आ गए हो। हमेशा याद रखना, एंगल को ऐसे नहीं दिखाते हैं। ये तो बचपन ही वाली बात हो गई ना, नादानी होती है। अब वेक्टर को या तो आप ऐसे दिखाओ या तो आप ऐसे दिखाओ, और वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है या ऐसे है। तो यहां से हमें समझ में आया कि वेस्ट से साउथ की ओर जाना है, वेस्ट से साउथ की ओर जाना है 45 डिग्री पे, तो बिल्कुल बीचों बीच से आ जाएगा। आपको ये तो पता है ना कि सर ये सारे एंगल 90 है, तो 45 बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है। मैंने कहा हाँ, तो ये था हमारा टॉपिक वेक्टर एंड कैलकुलस का, जो मुझे आज पढ़ाना था। अब हमारा एक अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि मैं डायरेक्ट अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ओके बाय।